हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ। एक्ट है आपका ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग। कोड है आपका 5005। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब से पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चन करा चुका हूं। आप जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको कोड, आपको सेम और आपको एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। कौन सा? ये वाला। आपको ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग लिखा मिलेगा वहां पर। आपको कोड 5005 और सेम फिफ्थ। अगर आपका कोड और सेम अगर मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपने एक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करना, क्योंकि आपका एक्ट ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग होना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाना, मैंने वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले जो करा चुके हैं उनको भी सेव किया है, वो क्योंकि वो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके आने की जो संभावनाएं बनी रहती हैं 70%। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 4। वैकल्पिक तथा असंगत अभिवचनों की परिभाषा दीजिए। समझाइए कि अभिवचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहां पर क्या लिख लेना, ठीक है, क्या जो छूट गया है। तो वैकल्पिक अभिवचन, वैकल्पिक अभिवचन वादी को वैकल्पिक रूप से कई विभिन्न अधिकारों का दावा करने और प्रतिवादी को विभिन्न बचावों का अभिवचन करने का जिन्हें वह चाहे विधि आज्ञा देती है। यहां पर बोला है वादी हो, वादी हो या हो प्रतिवादी, जब ये अपने अपने ये वाद पत्र डालता है और ये प्रतिवाद पत्र, दोनों को अपने अभिवचन में वाद पत्र में वादी क्या करेगा, उस वाद को साबित करने के लिए, क्या है, वाद पत्र में ऐसे कथन करेगा जिन्हें साबित करने के लिए मजबूत हो। ठीक है, उधर दूसरे पक्ष में प्रतिवादी पक्ष क्या करेगा कि वो ऐसे सबूत पेश करेगा या ऐसे कथन करेगा जो उसके बचाव में क्या हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और इन दोनों को, वादी को वाद पत्र में, प्रतिवादी को प्रतिवाद पत्र में, जिनको कहते हैं हम अभिवचन, उसमें अपनी इच्छा अनुसार कथन करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है इसमें एक वादी एक मकान के कब्जे के लिए जो बै का है, या तो बै के दत्तक पुत्र के रूप में या बै के द्वारा उसके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर दावा कर सकता है। वादी किसी भूमि में संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता है या विकल्प में सुख भोग का दावा कर सकता है। देखो यहां पर 4 पॉइंट दिए हैं, उन चारों पॉइंटों को अच्छे से समझेंगे। हमारे कुछ उसमें पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम अच्छे से देखते हैं कौन कौन से हैं। उसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। कितने? 4। अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर है हमारा, सबसे पहले तो वो कब्जे के आधार पर, क्या, कब्जे के आधार पर। दूसरा, दत्तक ग्रहण के आधार पर।
तीसरा वसीयत के आधार पर। चौथा सुख भोग के अधिकार पर आधार पर। जैसे दो पक्ष है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब ए तो हो गया वादी, बी हो गया प्रतिवादी, ठीक है। इसमें ये जो वादी है ये कह सकता है कि मैं जिस भूमि पर, कोई एक भूमि का टुकड़ा है, कोई मकान मान लो, खेत मान लो, कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मकान भी ले सकते हो, आप कोई दुकान भी ले सकते हो, आप घर भी ले सकते हो। मकान और घर वैसे एक ही होते हैं, या कोई खेत ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। वादी कैसे दावा कर सकता है कि मैंने बी की भूमि पर, बी कौन है? प्रतिवादी। बी की जो भूमि है उस पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए मेरा उस पर अधिकार है। या मैं दत्तक ग्रहण, मतलब बी ने ए को क्या है, गोद ले रखा है। दत्तक ग्रहण का मतलब होता है गोद लेना। गोद लिया है, इसके आधार पर भूमि पर कब्जा जमाए बैठा हूं, या मैं उसको मांग रहा हूं। तीसरा, वसीयत के आधार पर बी ने ए को, वसीयत यानी ए कह रहा है कि बी ने मुझे, मेरे नाम पर वसीयत की है, इसलिए मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं। चौथा, सुख भोग का अधिकार, के बी ने मुझे दान के द्वारा, किसने? बी ने दान के द्वारा या संविदा के आधार पर या कोई अन्य प्रतिक्रिया के आधार पर इसका जो अधिकार है, ये जो भूमि में मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है, या खेत हो सकता है, या कोई अन्य चीज हो सकती है, ठीक है, उसका जो मुझे अधिकार दे दिया है, तो मैं उसको मांग रहा हूं, ठीक है। कौन कहेगा? हमारा वादी। आगे चलते हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी भी बंधननामे के आधार पर लाए गए मुकदमे में अभिवचन कर सकता है कि उसने उसको निष्पादित किया था, और साथ ही साथ वह अभिवचन भी कर सकता है कि दावा अवधि बाधित है। तो यहां पर क्या कर सकता है ये व्यक्ति? कौन? प्रतिवादी। उसे देखते हैं। प्रतिवादी क्या कह सकता है? प्रतिवादी कह सकता है कि एक तो इसका जो समय था वो निश्चित था। समय क्या था? निश्चित था। और समय क्या हो गया है अब? समाप्त। समय समाप्त हो चुका है, ठीक है। या दूसरा पॉइंट क्या रख सकता है कि मैंने इसे निष्पादित निष्पादित कर दिया था। दूसरा पॉइंट हमारा निष्पादित कर दिया था। निष्पादित मतलब उसे बेदखल करना। वादी ने बात घेरा कि मेरा इस पर कब्जा है भूमि पर, मैं दत्तक ग्रहण यानी गोद के आधार पर इस पर कब्जा जता रहा हूं खेत पर, या मेरे नाम पर वसीयत हुई है, या मैं सुख भोग के अधिकार के आधार पर हूं यहां पर। वहीं प्रतिवादी अपने बचाव में, अपने प्रतिवाद पत्र में कहेगा कि ये जो कब्जा दिखा रहा है, जो वसीयत थी, ये एक निश्चित समय के लिए थी, और वो समय क्या है? समाप्त हो गया है। दूसरा, इसको मैंने निष्पादित यानी बेदखल कर दिया है। तीसरा, ये एक बात और कह सकता है। कौन? हमारा ये प्रतिवादी, कि ये जो मैंने गोद लिया है व्यक्ति, ये जो कह रहा है कि ये मेरी संपत्ति है, मैंने गोद तो लिया था लेकिन इसे लिखित तौर पर नहीं लिया था, ये भी वहां कह सकता है। कौन? प्रतिवादी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। असंगत अभिवचन। आवश्यकतानुसार असंगत और वैकल्पिक अभिवचनों को करने, या असंगत अभिवचन, देखो यहां पर अभी लिख रहा है और यहां पर वचन। अगर आपका कोई भी वर्ड इस प्रकार का हो जो एक कंप्लीट नहीं होता हो, तो उसे आधा लिखकर आगे ऐसे डंडा लिख बनाकर आप उसे पूरा कर सकते हो। अभिवचनों को करने या असंगत अभिवचन उठाने के प्रति कोई आपत्ति नहीं हो सकती।
बशर्ते कि ऐसे विवचन करने से बात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अर्थात कोई उल्लंघन उत्पन्न न हो। तो यहां पर विधि क्या कहती है कि कोई वादी या प्रतिवादी, वादी वादी हो या प्रतिवादी हो, कोई भी हो इनमें से, वो असंगत या वैकल्पिक कथन कर सकते हैं कुछ कुछ हद तक, जैसे एक या दो असंगत या वैकल्पिक कथन कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जो तुम्हारा वादपत्र होता है, वादी का वादपत्र और प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र, संपूर्ण क्या है, मिथ्या या झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट एक या दो आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यदि पक्षकार को लिखित पक्षकार की स्थिति की सही जानकारी हो या पक्षकार को स्थिति की सही जानकारी हो, तो निश्चित रूप से वह दो वैकल्पिक तथ्यों का विवेचन कर सकता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, कोई भी पक्षकार हो, अगर उसे स्थिति की कोई जानकारी है या वैकल्पिक रूप में वो कुछ तथ्यों को, वैकल्पिक तथ्यों को एक या दो रूप में लिख सकता है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जानकारी के मामले में पक्षकार से सही यह आशा की जाती है कि वह उसी तथ्य का विवेचन करे जिसे वह मामले की सही स्थिति होना समझता है। जहां असंगत अभिवचन करे करे जिसे वह मामले की सही स्थिति होना समझता है। यहाँ पर बात कही गई है, साफ साफ बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इतने ही अभिवचन या कथन कर सकता है जो वहां पर आपको छूट दी गई है, और खास तौर पर जो उसके खुद के अपने मामले होते हैं, जैसा कि यहां पर बताया है, वादी या प्रतिवादी अपने वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र, प्रतिवाद पत्र में अक्सर कोई वैकल्पिक जो कथन होते हैं, एक या दो लिख सकता है। इसी प्रकार से ये वैकल्पिक कथन एक या दो लिख सकता है, लेकिन खास तौर पर यह बात कही जाती है कि जो वादी होता है उसे हमेशा अपने अभिवचन में इस प्रकार के कथन किए जाने चाहिए जो पूर्णतः सत्य हो। ठीक है, वो न्यायालय को या प्रतिवादी को गुमराह ना करें। ठीक है, क्योंकि जो वादी अपने वाद पत्र में लिखेगा उसी के आधार पर प्रतिवादी अपना प्रतिवाद तैयार करेगा। अगर वादी अपने वाद पत्र में कोई मिथ्या या झूठ लिख देगा तो फिर प्रतिवादी उस पर कहां से अपना प्रतिवाद लिख कर लाएगा। अगर वो लिखने का प्रयास करेगा तो वो क्या है, असंगत हो जाएगा, और न्यायालय को न्याय देने में क्या होगी, विलंब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, बेदखली के मुकदमे में वादी अभिकथन कर सकता है कि प्रतिवादी उसका किराएदार है। कोई वादी है, वो अपने घर में से किसी प्रतिवादी यानी किसी किराएदार को निकालना चाहता है। ठीक है, दोबारा से देखना अच्छे से। बेदखली के मुकदमे में वादी अभिवचन कर सकता है कि प्रतिवादी उसका किराएदार है, या कि वह एक अतिचारी है। प्रतिवादी उसका किराएदार के अधिकारों या प्रतिकूल कब्जे के द्वारा हक का दावा कर सकता है। वैसे पूर्ण असंगत अभिवचन नहीं करने चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि जो व्यक्ति असंगत अभिवचनों पर भरोसा करता है उसका मामला वास्तविक नहीं है। इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं, बताते हैं।
एक ए है, ठीक है, ए है मालिक, और एक बी है किराएदार, ठीक है। दो है, एक मालिक है और एक है आपका, जैसे ए क्या है आपका, मालिक है, और बी कौन है, किराएदार है। ए के पास कोई एक घर है, ठीक है, क्या है, कोई घर है, मालिक के पास कोई क्या है, एक घर है, और ये किराएदार है। ये किराएदार इस घर में क्या है, रह रहा है। अब इनके बीच किसी प्रकार से कोई विवाद होता है और मालिक इस किराएदार को इस घर से क्या है, बाहर करना चाहता है। किसको, बी इस घर में रह रहा है, इसे बाहर करना चाहता है। तो ये जो ए मालिक है, अपने जब वाद पत्र लेकर जाएगा, अपने वाद पत्र में क्या कह सकता है, नंबर 1 ये कह सकता है कि ये मेरा किराएदार है, क्या है, किराएदार है। नंबर 2 पर कह सकता है ये अतिचारी है, ठीक है। नंबर 3 पर कह सकता है कि ये जो किराएदार है, इस मकान पर, इस घर पर अपना झूठा अधिकार जताना, मतलब झूठ बोलकर अपना अधिकार जताना चाहता है, अपना अधिकार जताना चाहता है, ठीक है। तो वादी अपने वाद पत्र में क्या लिखेगा, ये है हमारा वादी और ये है हमारा प्रतिवादी, ठीक है। कि किराएदार है, दूसरा अतिचारी है, ये जबरदस्ती घर में घुस आया है, या अपना अधिकार जताना चाहता है, इस घर में मैंने इसको किराए पर कमरा दिया था, इस वाले घर में, ठीक है। तो इसके आधार पर ये वाद पत्र कर सकता है, जो क्या है, सत्य है। लेकिन वहीं पर यह व्यक्ति जो वादी है मिथ्या कथन करे, मिथ्या कथन करे, तब न्यायालय यह देखेगा कि भाई जो व्यक्ति वाद पत्र में ही झूठ बोल रहा है, किसमें, वाद पत्र में इतना झूठ बोल रहा है, तो वो वास्तव में व्यक्ति कितना झूठ होगा। जो न्यायालय के सामने इतनी झूठ पेश कर रहा है, तो वो व्यक्ति तो पहले से ही झूठ बोलता होगा। तो इसलिए उसका जो केस है वादी का, क्या हो जाएगा, वो या तो खारिज हो जाएगा या क्या है, कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि वहां पर आप सत्य कथन कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित मामलों में वैकल्पिक तथा असंगत अभिवचन लेना उचित माना गया है। अभी तक मैंने वादी और प्रतिवादी बताया था, अब एक चीज और बताता हूं। ये जो हमारा वैकल्पिक है इससे, और हमारा जो असंगत है, इन दोनों को अच्छे से पहले आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, जिससे कि चीजें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ऊपर चलते हैं दोबारा पुनः और देखते हैं। सबसे नंबर 1 पर देखते हैं हम, नंबर 1 पर वैकल्पिक, ठीक है। दूसरे नंबर पे रखते हैं हम असंगत। अब इसको हमें किसमें, अभिवचन में। भाई अभिवचन कौन कर सकता है, वादी भी कर सकता है और प्रतिवादी भी, ठीक है। आगे चलते हैं। वैकल्पिक किसे कहते हैं, पहले उसे अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको समझाया था ब्लू पेन से, नंबर 1 कि कोई भी व्यक्ति कह देगा कि ये मेरा किराएदार है, इसलिए मैं इसे निकालना चाहता हूं। दूसरा, ये क्या है, अतिचारी है। तीसरा क्या है,
कि ये जो व्यक्ति है इसी घर पर, जो मैंने इसे किराए पर दे रखा है, मकान पर कब्जा करना चाहता है। मकान पर कब्जा करना चाहता है। तो ये क्या है? वैकल्पिक। इस ये जो वादी है इसके पास ये विकल्प है, या तो वो किराएदार के आधार पर कि ये किराएदार है मेरा और मैं इसे निकालना चाहता हूं लेकिन ये घर से निकल नहीं रहा है, इसके आधार पर केस लेकर आ सकता है, या कह सकता है कि ये अतिचारी है, जबरदस्ती घर में घुसकर बैठ गया है, मैंने कुछ समय के लिए या कुछ घंटे के लिए इसे घर में बुलाया था इसकी डिमांड पर, लेकिन ये परमानेंट यहाँ पर बसने की कोशिश कर रहा है। या ये कह सकता है ये मकान पर कब्जा कर रहा है। ये तीनों चीजें बात एक है लेकिन आप कहने का तरीका क्या है? अलग अलग है। तो ये विकल्प के तौर पर आप इनमें से कोई भी एक बात अपने वाद पत्र में कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर असंगत, असंगत का मतलब होता है तो हमारी इसी घर से संबंधित बात, कि किराएदार से, अतिचारी से, मकान से संबंधित है, लेकिन उससे क्या है, थोड़ी सी असंगत है। जैसे हम असंगत में लिख देंगे कि ये एक दबंग प्रकार का व्यक्ति है और ये इसी प्रकार से घरों को कब्जाता है और उन्हें फिर अपने अंडर में ले लेता है। दूसरा, इसकी जो मंशा है घर कब्जाना या मुझे मारना है, क्या है? असंगत है। हम इसके साथ साथ ये पॉइंट हम अपने ऐड कर सकते हैं। और असंगत जो पॉइंट है हमारे कितने ऐड हो सकते हैं? ज्यादातर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा हम दो ही ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये दोनों आपस में क्या खाते हो? मेल खाते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरी बात, एक होता है संगत, या हम इसे सुसंगत भी कह सकते हैं, और एक होता है हमारा असंगत, ठीक है। संगत या सुसंगत को समझा देता हूं। जैसे एक समान, जैसे दो है, दो दूनी हमारा क्या होता है? टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। ये इक्वल है, ये क्या है? हमारे सम नंबर हैं, टू फोर सिक्स एक जैसे हैं। उसी प्रकार से असंगत, जैसे हमने फाइव ले लिया, फिर सेवन ले लिया, फिर हमने नाइन ले लिया, फिर टू ले लिया, फिर थ्री ले लिया, एट ले लिया, ये क्या है? असंगत। एक जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैच नहीं करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर और मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे कहीं कोई हत्या होती है, क्या होती है? हत्या। और हत्या के समय वहां पर 10 व्यक्ति क्या थे? मौजूद थे। और उन व्यक्तियों ने हत्या होते हुए देखा था। अब यहां पर पुलिस गई वहां पर क्या करने के लिए? अन्वेषण के लिए। अब पुलिस ने वहां पर किसी 10 व्यक्तियों में से किसी दो व्यक्तियों से कुछ पूछा उसके बारे में। तो ये दो व्यक्ति अपनी अपनी राय अपने अपने तरीके से देंगे। दोनों की बात एक होगी लेकिन कहने का तरीका अलग अलग होगा। अब यहाँ पर देखी घटना 10 लोगों ने है, अगर चाहे तो ये 10 क्या है? सबूत है। तो ये क्या है? 10 के 10 संगत हैं। भाई किससे मिलते जुलते हैं? उस हत्या के बारे में बताने वाले ये लोग हैं, ये संगत हैं यानी मेल खाते हैं। वहीं पर एक व्यक्ति इनमें से ऐसा आ जाए जो इससे मेल ही नहीं खाता हो, वो कहीं के सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो पुलिस से कहे कि मैं इस केस के बारे में आपको कुछ जानकारी दे सकता हूं। पुलिस कहे कि कैसे? कि मैंने इस घटना को सुना था। आपको पता होगा सुनी हुई बातों को कोर्ट में मान्यता नहीं दी जाती है। तो अब ये कैसी हो गई? असंगत। तो ये क्या है? मेल नहीं खाती है। आगे चलते हैं। अब नंबर 1, स्वामित्व के अधिकार को उत्तराधिकार के रूप में या वसीयत के आधार पर या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मांगना। किसी व्यक्ति के, मतलब कोई संपत्ति है उस पर कोई अधिकार किस प्रकार से मांग सकता है? या तो स्वामित्व के अधिकार पर, ये वो उसका क्या हो? स्वामी हो। दूसरा, उत्तराधिकार यानी कि अपने पिता से प्राप्त भूमि के अधिकार पर, या वसीयत के अधिकार पर प्राप्त कर सकता है, या प्रतिकूल कब्जे के अधिकार पर उसने क्या करा हो? कब्जा करा हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्वामित्व, उत्तराधिकार,
वसीयत और कब्जा। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट हैं। 1 2 3 4। आगे चलते हैं। दूसरा है, संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार मकान मालिक व किराएदार का संबंध खत्म करके या स्वामित्व के अधिकारों पर अपना पर या सेवायत के आधार पर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मकान मालिक है लेकिन उसके घर में किराएदार है, उसके अधिकारों को समाप्त कर कर अपना अधिकार वहां पर प्राप्त करना और किराएदार के अधिकारों को वहां से क्या है, समाप्त करना है। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का हमारा पॉइंट है, किसी दस्तावेज को जाली या प्रतिफलहीन होने या अनुचित प्रभाव के आधार पर अवैध कहना। कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इसके पास जो दस्तावेज है जिसके आधार पर यह कह रहा है कि मैं इस पर कब्जा करना चाहता हूं या ये मेरी जमीन है या मेरी संपत्ति है, वो कैसे है, वो दस्तावेज जाली है। क्या है जाली? दस्तावेज जाली है। प्रतिफलहीन है मतलब उनका कोई मूल्य नहीं है, या अनुचित प्रभाव के हैं। ठीक है, या वो कैसे हैं, अवैध हैं। इसके आधार पर वो गलत साबित हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभिवचन का मुख्य उद्देश्य है, अभिवचन का मुख्य उद्देश्य है इस बात की जानकारी देना है कि पक्षों का मामला क्या है। यहां पर आका डंडा और लगा लेना। ठीक है, देखो आप इतना तो सब जानते हो कि हम कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति जो वादी हो या प्रतिवादी हो, क्या हो, वादी हो या प्रतिवादी हो, वो केस क्यों करता है? कि वादी क्यों केस करता है? कि जो अपनी समस्या है, क्या है, समस्या, उसे वाद पत्र में लिखे। किसमें? वाद पत्र में लिखे और क्या करे, न्यायालय में पेश करे। ठीक है, जिससे कि वादी जिस समस्या से पीड़ित है और जिसने उसे वो समस्या दी है उस प्रतिवादी पर क्या करे, केस फाइल करे। ठीक है, अगर वाद पत्र में ये व्यक्ति जो वादी है ये सारा कथन इसमें क्या कर दे, झूठ लिख दे, अब प्रतिवादी को समझ जाए कि भाई आपके ऊपर कोई केस डला हुआ है, आप कोर्ट में आकर जवाब दीजिए। अब समझ गया, ये व्यक्ति बोलेगा कि यार मुझे तो यही पता नहीं है कि मेरे ऊपर केस क्यों पड़ा है, क्या समस्या है, क्या घटना घटी है। जब वाद पत्र में उसे बताया जाएगा या दिखाया जाएगा तब प्रतिवादी उससे सहमत होगा या अपने प्रतिवाद पत्र में कोई कथन कहेगा। ठीक है, अपने बचाव में। लेकिन वादी ने पहले ही इतने झूठे कथन किए हैं जिनका जवाब देना प्रतिवादी के बस में नहीं है, और न्यायालय दोनों पक्षों की बातों को सुनकर यह पाती है कि भाई वाद पत्र जो था क्या था, मिथ्या था। तो उस समय न्यायालय कोई उचित निर्णय नहीं दे पाएगी। ठीक है, और न्यायालय का क्या होगा, समय बर्बाद होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप कहो वहां पर किस प्रकार से कहो, सत्य कथन के आधार पर वर्णन करो। अगर वादी सही कथन नहीं करेगा तो प्रतिवादी सही से जवाब ही नहीं दे पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्तव में अभिवचन का उद्देश्य यह जानना होता है कि किन किन बातों पर पक्ष सहमत है और किन किन पर असहमत, ताकि पक्षों के झगड़ों को निश्चित बाद पदों की रचना की जा सके। इस प्रकार पक्षों को स्वयं यह पता लग जाता है कि किन किन विषयों पर विवाद बाकी रह गया है तथा सुनवाई के समय किन किन तथ्यों को सिद्ध करना है। प्रत्येक पक्ष उन प्रश्नों के संबंध में पहले से ही जागरूक
पहले से ही जागरूक हो जाता है जिन पर वह बहस होनी है। तो यहां पर क्या बोला है कि जो वादी है, जो वाद लिखेगा, अब बात करो सत्य की। अगर वादी कोई अपने वाद पत्र में क्या कर दे, सत्य कर दे, सत्यवाद पत्र लिखे, ठीक है, सत्य कथन करे, और न्यायालय जो है एक सम्मन भेजे किस पर, प्रतिवादी पर, और प्रतिवादी उसके वाद पत्र को पढ़कर अपना प्रतिवाद पत्र तैयार करता है। वादी गिरेगा वाद पत्र, प्रतिवादी गिरेगा प्रतिवाद पत्र, उसका तैयार करता है। तो अब ये प्रतिवादी उसे जल्दी तैयार कर लेगा और जो घटना हुई है उसका सही सही वर्णन करना चाहेगा, ठीक है। या हो सकता है ये प्रतिवादी उसमें अपना बचाव करे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर वादी ही सत्य कथन करेगा तो प्रतिवादी उसका सही जवाब देगा या अपना बचाव करेगा, जिससे न्यायालय को क्या होगी, सुविधा होगी, और न्यायालय क्या है, निर्णय पर पहुंचेगा, ठीक है। और दूसरी बात, वादी और प्रतिवादी इन दोनों पक्षों को पता चल जाएगा कि हमें किन किन पक्षों पर, प्रतिवादी को पता चल जाएगा कि मुझे किस तथ्य का जवाब देना है या किसका बाकी है, ठीक है, जिससे कि जो न्यायालय की जो सुगमता बढ़ जाएगी या सरलता हो। संक्षेप में हम अभिवचन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पक्षों को निश्चित वाद पत्रों यानी तनकियों पर लाना, मतलब जो वादी हैं और जो प्रतिवादी हैं उनको अपने वाद पत्रों में, यानी खास तौर पर वादी, पहली बार तो वादी अगर सत्य कथन करेगा तो उसी के आधार पर प्रतिवादी उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहेगा। तो खास तौर पर वाद पत्र में क्या है, सत्य कथन किए जाने चाहिए। दूसरा, पक्षों को आश्चर्य से बचाना, अगर आप सत्य कथन करोगे, वादी हो या प्रतिवादी हो, जो आश्चर्य होता है कि यार ऐसी घटना कब हुई है, ये तो मैंने कभी की नहीं है, ये तो मेरे ऊपर झूठा केस है, और उसके कभी सबूत या तथ्य पेश ही नहीं किए जा सकते, और वो कई वर्षों तक चलते रहते हैं, जिससे कि वादी प्रतिवादी दोनों का समय बर्बाद होता है और न्यायालय का भी समय बर्बाद होता है। तो पक्षों को आश्चर्य से बचाना। तीसरा, अनावश्यक खर्चों और कठिनाइयों से बचाना या उनको कम करना, ठीक है। अगर सपोज करो वादी और प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी दोनों ही झूठे कथन करते रहे आपस में एक दूसरे, है ना, मिथ्या माने होता है झूठा, तो ये क्या है, इनके पैसों की खर्च खराबी होगी और समय की बर्बादी होगी और आपस में ये कठिनाइयों से जूझते रहेंगे, उसको क्या है, कम करना है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है असंगतियों से, असंगतियों को खत्म करना। असंगति मतलब वादी कुछ बोल रहा है, प्रतिवादी उसका जवाब कुछ और दे रहा है, या वादी गलत बोल रहा है या प्रतिवादी उससे सुनकर आश्चर्यचकित हो रहा है। तो यानी कि क्या है, एक संगत या सुसंगत तथ्य वहां पर पेश करें जो हमारे वाद से ही संबंधित हो, जिससे निर्णय जल्दी हो। आगे फिफ्थ नंबर है अनावश्यक देरी में कमी करना। वादी हो या प्रतिवादी हो, किसी भी प्रकार से वाद डालने में या प्रतिवाद डालने में या कोई तथ्य या सबूत पेश करने में देरी ना करे, अनावश्यक देरी से कमी करना। और इससे क्या होगा, जो आप संगत कथन डालोगे, सत्य बोलोगे, तो वहां पर जो आपका केस चल रहा है वो क्या है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और आपको देरी से बचाया जाएगा। 6 नंबर का पॉइंट है न्यायालय को न्याय प्रशासन में सहायता देना। अब एक बात बताओ, जब वादी और हमारे प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी दोनों ही सत्य कथन करेंगे, संगत कथन करेंगे, उससे क्या होगा, न्यायालय को आसानी होगी
और जिससे कि निर्णय जल्दी होगा। ठीक है। न्यायालय को न्याय प्रशासन में सहायता देना। तो हम कैसे सहायता दे सकते हैं कि हम सत्य कथन करें, टाइम पर वाद और वाद पत्र लेकर जाएं, और कोई मिथ्या कथन हम ना करें, जिससे कि हम न्यायालय की सहायता करें और हमारा निर्णय जल्दी हो और न्यायालय गुमराह होने से बचे। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। हमारा रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से, जैसा यहाँ पे लिख रहा है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर फॉलो कर लो, जहां पर आपको लॉ से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर किसी को ये डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे पर्सनल लिंक मांग सकता है। और रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम के इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे खरीद सकता है। ठीक है। यह था हमारा आज का संपूर्ण क्वेश्चन। समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है, कहीं फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आगे चलते हैं।